केन्या वर्सेस नेपाल मैच 3 की अगर हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो है केन्या की जो दोनों मैचेस में परफॉर्मेंस रही है, खास करके बॉलर्स की जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, या फिर आप कहें नेपाल के बैट्समैन की टेरिबल परफॉर्मेंस की वजह से आप जो भी रीजन देना चाहें, लेकिन ये सीरीज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग अब हो गई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहला मैच बड़ी मुश्किल से नेपाल ने लास्ट में फिनिश किया आरिफ शेख और दुबेन सिंगारी की बेहतरीन इनिंग की वजह से। दूसरे मैच की बात करें तो वहां पर एक जबरदस्त वापसी केन्या ने की है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही पुअर शॉट सिलेक्शन और टेरिबल बैटिंग का जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाया नेपाल के बैट्समैन ने। दिक्कत ये है कि एक बहुत बड़ा लॉस नेपाल टीम को हुआ है। अगर आप आईसीसी के रैंकिंग सिस्टम बेस की बात करेंगे, आपको इस दौरे से अगर आप 5 से जीतते तो आपको 2 पॉइंट्स का 2 रेटिंग का फायदा होना था, लेकिन अब आप ऑलरेडी 3 पॉइंट्स खो चुके हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। डेफिनेटली जो 5-0 से का जो एक ड्रीम जो लेकर टीम आई होगी वो पूरी तरह से यहाँ पर सेटल पहले ही सेकंड मैच में हो चुका है, लेकिन अभी भी टीम के पास मौका है कि वो अपना एक गेम वापस लेकर आए और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाए और कम से कम 4-1 से इस सीरीज को फिनिश करने में कामयाब रहे। बिल्कुल यहाँ पर आपकी ही गलतियों की वजह से आपने अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर इस सीरीज को इतना ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया है कि अब बात यहाँ पर हो रही है कि अगले मैच में क्या होगा। सबसे पहले रॉयल 11 की बात करें एंड नेपाल की प्रोवाइड 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक चीज़ और है जो प्रोवाइड 11 हम बताएंगे, उसके साथ में हम बैटिंग ऑर्डर में बताने की कोशिश करेंगे कि इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ अगर आप स्टिक करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। सबसे पहले अगर प्रोवाइड 11 की बात करें तो पवन श्रॉफ आसिफ शेख ये दोनों एज अ ओपनर आएंगे, क्योंकि जैसे कि हमने पहले कहा क्योंकि आप लेकर ही नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे लिए तो 101% पहली और आखिरी प्रायोरिटी हमेशा कुछ और आसिफ ही रहते जो हम लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन है नहीं, तो आप पवन और आसिफ के साथ ही ओपनिंग करें। उसके बाद 1 डाउन की बात करें तो वहां पर आप अगर रोहित पुड़ैल को लेकर आए तो बहुत बेहतर होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप रोहित पुड़ैल को 1 डाउन लेकर आए। सेकंड डाउन आप ज्ञानेंद्र मल्ला को लेकर आए, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा कि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ज्ञानेंद्र मल्ला T20 में रहे, उन्हें अगर तीनों वनडे गेम्स खिलाते आप तो बहुत बेहतर होता, लेकिन हमें पता है कि हम कितना भी कहते रहे वो प्लेइंग 11 में वो होंगे भी और वो खेलेंगे भी, तो सेकंड डाउन अगर आप ज्ञानेंद्र मल्ला को भेजें तो ठीक है। अब यार यहाँ पर बात आ जाती है थर्ड डाउन की, और वो प्लेयर कौन से हो तो बेहतर होगा, समझाएंगे हम जरूर क्या कि क्यों थर्ड डाउन में प्लेयर आएंगे। नहीं, थर्ड डाउन में यहाँ पर विवेक यादव को होना चाहिए। जिस तरीके से नीचे आपके जो प्रॉब्लम है लोअर ऑर्डर को लेकर, ये लोअर ऑर्डर नहीं है, हम मानते हैं ये मिडिल ऑर्डर का फेस है, लेकिन थर्ड डाउन में विवेक यादव को हम यहाँ पर मौका देंगे, क्योंकि लोअर ऑर्डर जो नेपाल का है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पुअर फॉर्म से गुजर रहा है। 1-2 शॉट मारा और मैच को बीच में छोड़ के चले गए। बिल्कुल, तो इसके लिए एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन का होना है थर्ड डाउन पर जरूरी है, और आपके फोर्थ डाउन पर दीपेंद्र सिंगारी यहाँ पर फोर्थ डाउन पर है। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए, अब आप एक चीज सोचिए, अगर आप यंग टीम की वकालत करते हैं, अगर आप यंग टीम की वकालत करते हैं तो आखिर आप यंगस्टर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कब डालने वाले हैं? एशिया कप क्वालिफायर्स में, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, या फिर T20 वर्ल्ड कप के ग्लोबल क्वालिफायर्स में? अगर आप इतने बड़े बड़े इवेंट्स पे आकर उन यंग प्लेयर्स को बोलेंगे आपका पहला मैच है, आकर परफॉर्म करिए, कहां से करेंगे? जब आपने पहले से उनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर है वो आपने क्रिएट ही नहीं किया, उन्हें यही नहीं पता कि हमें किस डाउन पर किस तरह से परफॉर्मेंस करके देना है। यही वो दौरे होते हैं, इस तरीके के दौरे जो आप करते हैं, बीच में बायोलॉजिकल सीरीज खेलते हैं, यही वो दौरे होते हैं जहां पर आप अपने यंग टीम, जो आप यंग टीम की वकालत करते हैं, यंग प्लेयर्स को प्रेशर डालना, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना और उनको सिखाना कि नहीं, यही वक्त है आपको अपनी टीम के लिए कर देना होगा। विवेक यादव को अगर आप वापस से टीम में लीजिए, क्योंकि पहले मैच के बाद वो सेकंड मैच में बाहर क्यों हुए इसका कोई रीजन समझ में ही नहीं आता, ना उन्हें बैटिंग मिली ना उन्हें बॉलिंग मिली। आप विवेक यादव को वहां लेकर आए, उसके बाद आप दीपेंद्र सिंगारी को लेकर आए, और यहाँ पर डेफिनेटली मैंने आज यंगस्टर्स को हमने ऊपर इसलिए रखा है ताकि वो उनको परफॉर्म करने का मौका मिले, उनके पास एक्सपीरियंस रहे। ऊपर ज्ञानेंद्र मल्ला है, अगर वो रहते हैं तब तक रोहित होंगे, आसिफ हैं, नीचे यहाँ पर दीपेंद्र और आरिफ है, तो उनके इर्द गिर्द वो खेले तो बेहतर होगा। और आरिफ को पीछे इसीलिए किया क्योंकि लोअर ऑर्डर जैसे हमने कहा है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। करण, सोमपाल, आदिल 1-2 शॉट मारते हैं आउट, इससे टीम को क्या फायदा हो रहा है? कल आपके सामने था
कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म था आदिल, करण और सोमपाल जैसे बैट्समैन के लिए कि वो इस मैच को फिनिश करते, लेकिन तीनों में से एक भी प्लेयर उस फिनिश करने में नाकामयाब है। जब तक आरिफ थे, लग रहा था मैच में नेपाल बना हुआ है, आरिफ रन आउट हुए, मैच पूरी तरह से वहां पर एक एक बॉल के बाद पिछड़ता चला गया। इसीलिए चाहेंगे कि आरिफ जैसा एक भरोसेमंद बैट्समैन नीचे तक जाए, इसीलिए विवेक यादव, उसके बाद देवेंद्र सिंह यारी, फिर आरिफ शेख आए, कम से कम लंबी बैटिंग जो भरोसेमंद बैटिंग है वो नीचे तक जाए। उसके बाद आप करण, सोमपाल वगैरह को भेज सकते हैं, संदीप को आप संदीप टीम में होंगे, और ओवरऑल ये प्रोबेबल 11 अगर आप रखने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और आप सोचेंगे कि विवेक यादव किन की जगह पर, डेफिनेटली बशीर अहमद की जगह पर, क्योंकि बशीर अहमद का रोल ही नहीं पता टीम में क्या है। आप उनको स्पिनर के तौर पर खिलाते हैं या फिर ऑलराउंडर के तौर पर, और ऑलराउंडर के तौर पर खिलाते हैं तो हम पहले ही कह चुके हैं कि वो लास्ट बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आए थे। ये कौन सा ऑलराउंडर होता है जो लास्ट पहली बार देखा है कि बॉलर्स पहले आ रहे हैं और ऑलराउंडर टीम का बाद में आ रहा है। और एक चीज और है यहाँ पर छोटी सी, कि नेपाल के जो बॉलर्स हैं उन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा। बिल्कुल, कुछ तो कंट्रीब्यूट करिए। आप स्कोर देखिए, क्रिकेट बहुत बदल गया, बिल्कुल बदल गया। आजकल का क्रिकेट है जहां पर बॉलर्स अच्छे खासे रन कंट्रीब्यूट कर लेते हैं T20I में, छक्का चौका, कौन सा शॉट मार के मैच जिता रहे हैं, कहाँ मार दे रहे हैं, एक सिंगल डबल ले लिया, कौन सा मैच कहाँ जिता दिया। ये सब चीज ट्रिकी सिचुएशन में कुछ ऐसे शॉट खेलना जबकि आपने वो रन बनाए हुए हैं। बिल्कुल, करण केसी, सोमपाल कामी, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों को तो कितना मालूम है बिल्कुल कि हमें किस सिचुएशन में कैसे खेलना होगा। थोड़ा बहुत रन का एक्सपीरियंस का तो एक नज़ारा दिखाइए कि आप पुराने प्लेयर हैं, इतने सालों से हैं, इस सिचुएशन में इस बॉलर के सामने मैं कैसे खेलूंगा, क्या इतना नहीं मालूम, इतना बेसिक। 10 बॉलों में 20-25 रन, इतने पुराने प्लेयर्स हैं, अगर आप नहीं मार पा रहे तो कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे ठीक से। आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करना होगा। आजकल का जो क्रिकेट है वो बहुत बदल गया है। आप वहीं पर स्कॉटलैंड की दूसरे बॉलर्स को देखिए, आप नाइजीरिया के लोअर ऑर्डर को देखिए, जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, आप अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए स्टैट्स निकाल कर ले आएंगे कि पिछले 10-15 T20I मैचेस में सारी टीम्स के लोअर ऑर्डर का परफॉर्मेंस दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। ये प्लेइंग 11 और ये बैटिंग ऑर्डर के साथ उम्मीद करेंगे कि अगले 3 मैचेस में अगर टीम उतरने की कोशिश करे और इस पे स्टिक रहे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ये स्टिक रहना बहुत मुश्किल है। एक मैच में टीम रहती है, दूसरे मैच में पूरा एकदम ही अलग ही और 11 हो जाता है और बैटिंग ऑर्डर भी हो जाता है। तो एक जो रोल है उसका रोल की इज्जत जरूर करना सीखिए। एंड दूसरी तरफ केन्या की अगर बात करें तो सेम प्लेइंग 11 के साथ टीम उतरे बहुत बेहतर होगा। विनिंग मोमेंटम है, आपसे बिल्कुल भी ना छेड़े। बैटिंग डिपार्टमेंट में एंड पुअरनेस जो है वो केन्या की अभी नजर आ रही है। नहीं, बैटिंग डिपार्टमेंट में काम करने की जरूरत है। 130 कब तक चलेगा? आपके जो प्राइम प्लेयर है वो नहीं चल रहे, एलेक्स वांडा, कॉलिन ओबोया, इनको चलने की जरूरत है, रन्स करने की जरूरत है। थोड़ा इरफान और राकी भी कर रहे हैं अभी बस, और सचिन बुधिया ने भी थोड़े बहुत रन बनाए थे। थोड़ा बहुत अपने आप को एक स्टैंडर्ड हाई करने की जरूरत है। अब ये नहीं है कि आप 30वें नंबर की टीम है तो 30वें नंबर की टीम की तरह ही खेलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा गेम अपना अपडेट करिए, स्कोर को। ये बैटिंग की बात हो रही है, नहीं सिर्फ बैटिंग की, और अच्छा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ 3-4 प्लेयर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो खासकर एलेक्स ओबांडा और कॉलिन ओबोया को साथ देना होगा। अदर प्लेयरों का जो अच्छा कर रहे हैं, वरना वो बहुत डिसअपॉइंट होंगे कि इतना अच्छा हम खेल रहे हैं लेकिन सीनियर प्लेयरों से हमें साथ नहीं। बिल्कुल, अगर आप ओपनिंग T20I में अगर आप ओपनिंग करने गए हैं और आपके ओपनर्स ही अगर सस्ते में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो, खास करके जब सामने एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक हो। खैर, ये प्रोबेबल 11 दोनों टीम का रहने वाला है। बैटिंग में दोनों टीमों के प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन नेपाल को यहाँ पर देखना होगा, अपने चीज़ों को समझना होगा। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ें और आ जाती हैं। वेदर की बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्लाउडी वगैरह वेदर रहने वाला है, लेकिन 2 मैचेस है, थोड़ा बहुत क्लाउडी वगैरह वेदर रहने वाला है। ग्राउंड की अगर हम बात करें, आप टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी अप्रोच ही बहुत डिफेंसिव है तो फिर आप कुछ भी ले लें, पहले बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपको रन्स तो दोनों ही मार करने हैं। आप चाहे पहले बैटिंग करें, आपको तो भी रन्स करने होंगे। ये नहीं कि आप 130 रन सोचें तो हम हर बार जीतते रहेंगे, और अगर आप चेस कर रहे हैं तो भी आपको स्कोर तो करना ही होगा, बैट्समैन को स्टेप अप करना ही होगा। अब यहाँ पर की प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आसिफ हो जाते हैं नेपाल के लिए, उसके बाद रोहित हो जाते हैं, आरिफ हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दीपेंद्र सिंह यारी हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं सिर्फ बैटिंग की यहाँ बात करूंगा, बॉलिंग की नहीं। बॉलिंग के अभी 2 मैचों से इतना इश्यू नजर नहीं आता। केन्या के लिए एंड वो 4 बैट्समैन कौन से होंगे? 2 तो हमने जैसे आपने कहा कि ओपनर को चलना ही चलना होगा, बाकी इरफान करीम, राकिब पटेल है, लेकिन इत्तेफाक इतना अच्छा है और
उनके प्लेयर कंट्रीब्यूट इतना अच्छा कर रहे हैं कि ओडियांको ने अभी रन बनाए, सचिन बुधिया ने अभी रन बनाए, पिछले मैच में लुकास ओलियोच ने 31 रन मारे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि केन्या का लोअर ऑर्डर और थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर है और अलग अलग प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, बताइए। लेकिन कॉलिन ओबोया और एलेक्स वांडाई की वजह से स्कोर पहुंच ही नहीं रहा है। बिल्कुल, तो क्लियरली यहाँ पर दोष है कि केन्या का जो आप स्कोर 130 के आसपास बार देख रहे हैं, जो 150 एवरेज स्कोर पार नहीं कर पा रहा, वो डेफिनेटली पूरा का पूरा जो ब्लेम जाता है वो उनके ओपनिंग स्टैंड की तरफ जाता है, जो इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी स्कोर टीम के लिए नहीं कर पा रहे हो। आपको इस चीज को ठीक जरूर करना होगा। 150 अगर आपने बोर्ड पे लगा दिया और अपना यार जो आप कह रहे थे फील्डिंग को स्तर को बेहतर करना होगा। नेपाल टीम ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेती है बैटिंग में, अगर आप फील्डिंग को बेहतर कर लें, उनको सिंगल्स डबल्स आसानी से ना दे, तो वो टीम और ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेगी। बिल्कुल का फायदा केन्या को ही मिलेगा। और केन्या को ये करने की जरूरत है, केन्या को अपनी फील्डिंग में सुधार करने की जरूरत है। डबल्स ज्यादा देने की जरूरत नहीं है कि जहां डबल्स है उसको रोका जाए, सिंगल पास के हैं क्योंकि दीपेंद्र और रोहित यहाँ पर मौजूद है, उन पर जरा नजर रखने की जरूरत है कि वो बहुत तेज रन करते हैं। अगर आपने उन्हें रन का मौका दिया तो वो बाउंड्रीज लगाना चालू करेंगे। तो फील्डिंग थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है, केन्या को थोड़ा नहीं बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और नेपाल बॉलिंग नेपाल की बहुत शानदार हो रही है, बाकी बैटिंग सब कुछ वहीं पर दिक्कत है, एक ही सेक्शन। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि रोहित पुड़ैल आपसे वापस से रिक्वेस्ट रहेगा, जो हमने बैटिंग परफॉर्मेंस एनालिसिस वीडियो में कहा है उस वीडियो को एक बार जाके आप सब जरूर सुनिए। लेकिन उसमें से एक छोटी चीज मैं कहना चाहूंगा कि रोहित पुड़ैल डेफिनेटली आपको अपने शॉट सिलेक्शंस पे काम करना बिल्कुल। अगर आप इसी शॉट सिलेक्शंस पे लगातार आउट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम आपकी टेक्निक में कहीं ना कहीं, जो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आप प्रैक्टिस करिए, तब तक यहाँ पर उससे होल्ड पे रखें तो बेहतर होगा। टीम की जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपके अपने फेवरेट शॉट्स वगैरह से अपने फेवरेट वगैरह शॉट्स बाद में आ सकते हैं, लेकिन टीम की जीत जो है वो पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओवरऑल ये पूरी चीजें इस मैच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विनिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली पिछले मैच में 70% नेपाल को दिया था और 30% केन्या को दिया था। इतनी ज्यादा टेरेबल और हॉरिबल शॉट सिलेक्शंस और बॉडी लैंग्वेज और बैटिंग परफॉर्मेंस होगी, ये सच में हैरान करता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहना होगा केन्या जिस तरह खास करके केन्या की जो बॉलिंग डिपार्टमेंट वर्क करती है और जो प्रेशर नेपाल ले रहा है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा इसमें से परसेंटेज जरूर केन्या अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुआ है। लेकिन अभी भी इस मैच से अगर हम कहें तो 60% नेपाल और 40% केन्या को देना होगा। केन्या के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतना कम्पिटिटिव इसे बनाया है बॉलिंग डिपार्टमेंट से, और उनका बॉडी लैंग्वेज भी, आप बॉडी लैंग्वेज नोटिस करेंगे ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आएगा केन्या का नेपाल के मुकाबले। तो जैसे आपने पिछले वाले एनालिसिस में कहा था कि भूख जो है वो केन्यन टीम में ज्यादा नजर आ रही है बजाय नेपाल की। बिल्कुल सही कहा आपने, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनका बॉडी लैंग्वेज में भूख है, उन्हें चाहिए हमें हराना है, हमें कुछ साबित करना है। और नेपाल का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा फ्यूज नजर आ रहा है, स्पार्क की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है और स्पार्क आपको लाना होगा और किसी भी तरह से इस सीरीज को अब कम से कम 4-1 से खत्म करने की पूरी कोशिश करनी होगी। और उम्मीद है कि प्लेयर जो है उस चीज को समझेंगे, खास करके बैट्समैन की बात कर रहा हूं। अपना A1 गेम लेकर आइए, सिचुएशन के हिसाब से खेलिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटिंग करने की कोशिश करिए। 160 रन अगर आपको बनाने हैं, अगर आपको 160 बनाने हैं तो 160 के हिसाब से खेलिए, 100 के हिसाब से नहीं और 200 के हिसाब से भी नहीं। ये चीजें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ज्ञानेंद्र है, आसिफ है, रोहित है, इन जैसे प्लेयर्स को अगर आप कहेंगे कि बार बार कोच आकर अगर कहें इन सब प्लेयर्स को कि आप ऐसे खेलिए तो वो बिल्कुल सही नहीं होता। अब आसिफ, रोहित, ज्ञानेंद्र को भी अगर हर मैच में बताना पड़े कोच की तरफ से कि रिक्वायरमेंट ये देखिए एक बार ऐसा है, आपको इसके हिसाब से खेलना है, वो बिल्कुल समझ से परे। इतना तो एज अ प्लेयर आपको खुद एहसास होना चाहिए, आप काफी मैचेस खेल चुके हैं। एक अच्छी मैच की जरूर उम्मीद है, लेकिन उम्मीद ऐसा लग रहा है कि इस मैच में एडवांटेज नेपाल को वापस से जाएगा। 60% नेपाल, 40% केन्या। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप क्या प्लेइंग 11 चाहेंगे इस मैच में, बैटिंग ऑर्डर क्या चाहेंगे, बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय।